नमस्कार, स्वागत आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन, शहरी और अमृत मिशन के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। कहा, अगला चरण शहरों में जीवन को सुगम बनाने के बाबा साहेब के सपने को पूरा करने की दिशा में होगा अहम कदम। शहरों को कचरा मुक्त बनाने और सुरक्षित जलापूर्ति के लक्ष्य के लिए मिशन मोड में होगा काम। नदियों में नहीं गिरेगा सीवेज का गंदा पानी, सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में मिलेगी मदद। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और डॉक्टर एल मुरुगन को सभापति एम वेंकैया नायडू ने दिलाई राज्यसभा सदस्यता की शपथ। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। बुजुर्ग नागरिकों को लेकर संवेदनशील रहें सभी वर्गों के लोग। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, वरिष्ठ नागरिकों में डिजिटल साक्षरता को मिले बढ़ावा। दोबारा रोजगार मुहैया कराने के लिए सेक्रेड पोर्टल की शुरुआत। ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों के लिए 10 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य। ब्रिटिश सरकार के भारत के कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं देने को लेकर फैसला। यात्रा के 72 घंटे पहले और फिर भारत पहुंचने पर कराना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। तो ये हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन, शहरी और अमृत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इन अभियानों का मकसद शहरों को कचरा मुक्त बनाना और सुरक्षित जल आपूर्ति की व्यवस्था करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की यात्रा एक माने ही है, मर्यादा भी है, मान भी है और एक देश की महत्वाकांक्षा भी है और मातृभूमि के लिए प्रेम भी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने शहरी उत्थान और स्वच्छता से जुड़े हुए बदलाव की सफलता को महात्मा गांधी को समर्पित कर दिया। हर रोज झाड़ू उठाकर सड़कों को साफ करने वाले हमारे भाई बहन, कूड़े की बदबू को बर्दाश्त करते हुए कचरा साफ करने वाले हमारे साथी सच्चे अर्थ में इस अभियान के महानायक हैं। शहरों को कचरा मुक्त बनाने और सुरक्षित जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अमृत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कुछ इस अंदाज में सफाई कर्मियों की सराहना की। अपने संबोधन में उन्होंने मिशन के कई पहलुओं पर भी रोशनी डाली। मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य है सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना, अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने की तरफ एक कदम है। एक तो घर से दूर और ऊपर से ऐसी कठिन स्थिति में रहना। इस हालात को बदलने पर, इस असमानता को दूर करने पर बाबा साहब का बड़ा जोर था। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता जीवन शैली है, स्वच्छता जीवन मंत्र है। उन्होंने लोगों से स्वच्छता मिशन में सक्रियता से भाग लेने की भी अपील की कि स्वच्छता के इस महाअभियान में एक बार फिर से जुट जाए। कोरोना के समय में कुछ सुस्ती भले आई है,
लेकिन अब नई ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें ये याद रखना है कि स्वच्छता एक दिन का, एक पखवाड़े का, एक साल का या कुछ लोगों का ही काम है, ऐसा नहीं है। स्वच्छता हर किसी का, हर दिन, हर पखवाड़े, हर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला महाअभियान है। इन अभियानों का मकसद सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना और सुरक्षित जलापूर्ति की व्यवस्था करना है। ये मिशन तेजी से हो रहे शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने की दिशा में सार्थक प्रयास हैं। इसके तहत सतत विकास लक्ष्य 2030 के तहत तय लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। स्वच्छ भारत मिशन, शहरी और अमृत मिशन का दूसरा चरण देश में तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मददगार होगा, जिसमें कचरा प्रबंधन और जल आपूर्ति पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के विजन को ध्यान में रखकर स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 को डिजाइन किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने और अमृत में आने वाले शहरों के अलावा अन्य सभी शहरों में पानी के प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा। ये मिशन सभी शहर को ODF प्लस और ODF प्लस प्लस के रूप में तैयार करता है। मिशन के तहत सभी प्रकार के शहरी ठोस कचरे के वैज्ञानिक और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की तहत स्वच्छता की अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार है। अब हमारा लक्ष्य ODF से गार्बेज फ्री इंडिया का है। अमृत मिशन के दूसरे चरण में लगभग 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लगभग 2,64,00,000 सीवर और सेप्टेज कनेक्शन किए जाएंगे। लगभग 2,68,00,000 नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज किया जाएगा। लगभग 4,700 शहरी निकायों में सभी घरों में पेयजल की 100% आपूर्ति मुहैया कराया जाएगा। को अमृत के नेक्स्ट फेज के रूप के में डिजाइन किया गया है, जिसमें हमारे सभी शहरों को वाटर सिक्योर बना के नए भारत की आकांक्षाओं को साकार किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अमृत मिशन ने पिछले 7 सालों के दौरान शहरी वातावरण को बेहतर बनाने में अहम योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। उधर भारत दौरे पर दिल्ली पहुंची कोलंबिया की उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री मार्था लूसिया रामिरेज ने आज भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात करी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में कोरोना वैक्सीन समेत आपसी हितों से जुड़े हुए कई और अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोलंबिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस से जुड़ने का भी आमंत्रण दिया। उन्होंने कोलंबिया के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, रसायन, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में व्यापार की संभावनाएं बढ़ाने पर भी कहा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक कठिनाइयों के बावजूद दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत हुए हैं। राज्यसभा के निर्वाचित हुए 2 सदस्यों ने आज सदन की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अपने चैम्बर में दोनों नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने असम से निर्वाचित केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। सर्बानंद सोनोवाल ने असमिया भाषा में शपथ ली। मैं प्रकृत विश्वास और निष्ठा पोषण करिम। मैं भारतर प्रभुत्व और अखंडता अक्षुण्ण राखिम और मैं ग्रहण करिब धरा कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वहन करिम। उधर मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को भी उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। दोनों सदस्य राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும்
நான் இப்போது ஏற்கவிருக்கும் கடமையினை राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद दोनों सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य और केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी प्राथमिकताएं भी बताईं। Now, of course, my priority will be port shipping, waterways, and Ayush. And as you know, through the waterways, we'll have to connect the rest part of the world. That's the way the people of Northeast will get very, very important opportunity to export their product to the rest part of the world. So this is the way we are going to develop the waterways. It is a very happy moment that I am going to my priorities. So whatever the schemes, central government scheme, the central government is implementing so many schemes to the welfare of the fishermen and animal husbandry in our department. I will take up the schemes to the concerned state. 3 लोकसभा सीटों और विधानसभाओं की 30 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। 30 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर लिए जाएंगे। 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और जिन 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें केंद्र शासित प्रदेश के दादरा और नगर हवेली, दमनदीप, हिमाचल प्रदेश के 3 संसदीय क्षेत्र और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट है। असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय की 3-3 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इसके अलावा बिहार, राजस्थान और कर्नाटक की 2-2 सीटें हैं। वहीं मिजोरम, तेलंगाना, नागालैंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा की 1 सीट पर उपचुनाव भी होना है। कोरोना काल में अपने सहयोगियों को खो चुके परिवारों की मदद के लिए राज्यसभा सचिवालय आगे आया है। आज उपराष्ट्रपति निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में इन परिवारों को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आर्थिक मदद दी। राज्यसभा सचिवालय के ऐसे 6 परिवारों को उपराष्ट्रपति ने 3-3 लाख रुपए के चेक सौंपे हैं। इस पुनीत कार्य के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा कर्मचारियों को बधाई दी। It's really a commendable work that Rajya Sabha Secretariat Employees Association, they have decided proactively on their own to pool money from among the employees voluntarily and collected more than 30 lakh rupees corpus, and from that today 6 families. राज्यसभा के महासचिव डॉक्टर पी के रामाचार्यलू ने भी इस मौके पर अपने सचिवालय के कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों ने अपने 1 दिन के वेतन को देकर एम्प्लॉय फंड में 21 लाख रुपए जमा किए थे, जिसमें से इन 6 परिवारों को आर्थिक मदद दी गई है। During second wave of the COVID, 6 employees of the Rajya Sabha Secretariat had expired due to COVID, and to help the families of the deceased employees of the Rajya Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat Employees Association has collected 1 day salary of all the employees of the Secretariat. वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को लेकर समाज के सभी वर्गों को संवेदनशील बनाए जाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किए गए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बातें कही। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने वरिष्ठ नागरिकों को दोबारा रोजगार मुहैया कराने के लिए सेक्रेड पोर्टल की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से आयोजित समारोह में राष्ट्रीय वृद्धजन पुरस्कार वयोश्रेष्ठ सम्मान 2021 प्रदान किए। आप धन्य है, आपके सेवा संस्कार धन्य है। ये सम्मान समाज के हर नागरिक को हमारे बड़े बुजुर्गों के प्रति हमारा कर्तव्य और हमारे दायित्व को याद दिलाएंगे। आपको याद होगा कि 1 अक्टूबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव पारित किया है।
इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वयोश्रेष्ठ सम्मान की स्थापना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने साल 2005 में की थी और साल 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में इसे रखा गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में बुजुर्गों की संख्या 13.8 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे देश और दुनिया की खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। और अब वक्त है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के पीठसेंस में वीर चंद्र गढ़वाली की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रयागराज में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इसमें सभी विभागों में से सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। इससे पहले उन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर नमन कर इस कार्य की शुरुआत की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार की उड़ान योजना के तहत लखनऊ से आगरा के बीच में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सेवा का वर्चुअल उद्घाटन किया। यही फ्लाइट इंदौर के लिए उड़ान भरेगी, जिसके बाद अब आगरा से लखनऊ की दूरी महज 1 घंटे में तय होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने प्रधानमंत्री से किसानों के विरोध के मामले को सुलझाने और प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ फिर से बातचीत शुरू करने की गुजारिश की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अभिनेता शिवाजी गणेशन के 93वें जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शिवाजी गणेशन ने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करी थी। गूगल ने भी डूडल बनाकर शिवाजी गणेशन को सम्मानित किया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए भारत सरकार को $356 मिलियन से अधिक के ऋण को मंजूरी दे दी है। इस धनराशि से चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के तहत एक नए गलियारे का निर्माण किया जाएगा। यह गलियारा लाइट हाउस से लेकर ऊनमली बाईपास तक जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के रखमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को ढेर कर दिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कच्ची घाटी इलाके में एक 7 मंजिला इमारत देखते देखते ढह गई। हालांकि इस इमारत को गिरने से ठीक पहले पूरी तरह खाली करा दिया गया था। घटना के बाद जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। असम के कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। यहां कोहरों,
कोहरा और बागोरी रेंज में जीप सफारी शुरू कर दी गई है। साथ ही मानस नेशनल पार्क भी पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। अक्टूबर महीने को ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। चेन्नई एयरपोर्ट पर इसे लेकर खासा आयोजन किया गया। एयरपोर्ट पर महिलाओं का फ्री चेकअप किया जा रहा है। पंजाब में धान खरीद की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र ने साल 2021-22 की खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए दाम तय कर दिए हैं। ग्रेड ए धान के लिए 1960 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया गया है, जबकि सामान्य ग्रेड धान के लिए 1940 रुपए प्रति क्विंटल कीमत तय की गई है। भारी बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल का आसनसोल बेहाल है। यहां अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ और एससीआरएफ लगातार जुटे हुए हैं। बाढ़ का असर यहां के यातायात पर भी पड़ा है। महाराष्ट्र में इस वर्ष जून से सितंबर के बीच में 19% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र में 1194.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य 1004.2 मिलीमीटर की तुलना में बहुत ज्यादा है। और अब बात जीएसटी कलेक्शन की। लगातार तीसरे महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार रहा है। सितंबर में 1,17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ। पिछले साल सितंबर महीने की तुलना में इस बार 23% अधिक राजस्व आया है। इसमें सीजीएसटी 20,578 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 26,767 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 60,911 करोड़ रुपए शामिल है, जबकि सेस की हिस्सेदारी 8,754 करोड़ रुपए है। सितंबर में अप्रैल के बाद सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इससे साफ संकेत है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। आज से बैंक, पेंशन, चेकबुक, एटीएम और निवेश से जुड़े हुए सभी नियमों में बदलाव लागू हो गया है। आइए जानते हैं कि आज से लागू होने वाले नए नियमों के बारे में। 3 बैंकों के चेकबोर और एमआईसीआर कोड इनवैलिड हो गए हैं। इन 3 बैंकों में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। ओबीसी और यूबीआई का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। वहीं इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ है। इन तीनों पूर्ववर्ती बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेकबुक लेने को कहा गया था। आज से ऑटो डेबिट का नया नियम लागू हो गया है। इसके तहत बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों को हर बार 5,000 रुपए से अधिक राशि के किस्त या फिर बिल पेमेंट के लिए ग्राहकों या फिर यूजर से मंजूरी लेनी पड़ेगी। सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसों के जूनियर कर्मचारियों के लिए नया नियम जारी किया है। इस नियम के तहत म्यूचुअल फंड हाउस के जूनियर कर्मियों की सैलरी का 10% हिस्सा म्यूचुअल फंड यूनिट में निवेश किया जाएगा। उधर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियम आज से लागू हो गए हैं। अब देश के सभी बुजुर्ग पेंशन भोगी जिनकी उम्र 80 साल या फिर उससे अधिक है, विदेश के सभी प्रधान कार्यालयों के जीवन प्रमाण केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय भी दिया गया है। साथ ही आपका डीमैट अकाउंट आज से बेकार हो गया है अगर आपने इसकी केवाईसी को अपडेट नहीं किया। सेबी ने इससे पहले 30 जुलाई 2021 तक का समय दिया था, जिसे आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था। डीमैट अकाउंट इनवैलिड होने पर शेयर बाजार में आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और अब किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने किसान महापंचायत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आपने पूरे शहर का गला घोंट दिया है और अब आप शहर के भीतर आना चाहते हैं। दरअसल किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने की इजाजत मांगी है। इसी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीखी टिप्पणियां की हैं। अदालत ने कहा कि हर नागरिक को बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूमने का समान अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली और एनसीआर के बॉर्डर पर नाकेबंदी और विरोध प्रदर्शन के चलते नोएडा, गाजियाबाद के लोगों को दिल्ली जाने में काफी परेशानी पिछले 10 महीने से हो रही है। भारत ने एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी गतिरोध के लिए चीन की ओर से बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती को जिम्मेदार ठहराया है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि LAC पर चीन के उकसावे वाले बर्ताव और यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश जो चीन की तरफ से की जा रही है, इसी वजह से पूर्वी लद्दाख में LAC पर शांति भंग हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सीमा की स्थिति के संबंध में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की हालिया टिप्पणी के बारे में मीडिया के एक सवाल के जवाब में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि चीन कार्रवाइयों के जवाब में सैन्य बलों की तैनाती करनी पड़ी है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि भारत की सुरक्षा हित पूरी तरह से महफूज हैं। और उधर ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों को अब 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत के कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता देने में हो रही देरी के बीच में पारस्परिकता के आधार पर भारत ने वैसी ही शर्तें लगाने का निर्णय लिया है जैसा कि ब्रिटेन ने भारत के लोगों के ब्रिटेन जाने पर लगा रखा है। 4 अक्टूबर से भारत की ये शर्तें ब्रिटेन से आने वाले सभी नागरिकों पर लागू की जाएंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज जन्मदिन है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत गणमान्य लोगों ने राष्ट्रपति के जन्मदिन पर उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर राष्ट्रपति को जन्मदिन पर बधाई दी, साथ ही राष्ट्रपति के बेहतर स्वास्थ्य की कामना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति को जन्मदिन पर बधाई दी और कहा कि विनम्र व्यक्तित्व की वजह से राष्ट्रपति ने पूरे देश को अपना मुरीद बना लिया है। समाज के गरीब और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने का उनका ध्यान अनुकरणीय है। लोकसभा स्पीकर ने भी राष्ट्रपति को जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि सरल व्यक्तित्व, असाधारण जीवन यात्रा और सार्वजनिक जीवन में अर्जित अनुभव सभी के लिए सदैव अनुकरणीय हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष GMC बालयोगी की जयंती के अवसर पर आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संसद सदस्यों ने उनको श्रद्धांजलि दी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों ने भी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गौरतलब है कि GMC बालयोगी 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। वे 13वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित हुए। GMC बालयोगी का 3 मार्च 2002 को आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। स्मृति मंधाना डे नाइट टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। क्वींसलैंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहली बार गुलाबी गेंद से खेला जा रहा दिन और रात के टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज सुबह स्मृति मंधाना ने भारत की पहली पारी में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 22 चौकों और एक छक्के की मदद से 127 रन बनाए। खराब मौसम के चलते दूसरे दिन का खेल भी समय से पहले रोकना पड़ा और मैच रोके जाने तक भारत ने 5 विकेट पर 276 रन बना लिए थे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की पहल पर 18वीं सदी के शेरगारी पैलेस को कला और सांस्कृतिक केंद्र में बदला गया है। इससे घाटी में कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ये कश्मीर की पहली आर्ट गैलरी और संग्रहालय है। सरकार का मानना है कि कश्मीर में कला और विरासत का केंद्र बन सकता है। तो आप देखिए, घाटी में पहली कला दीर्घा जिसमें कि 300 साल पुरानी कृतियों को प्रदर्शित किया गया है। और मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।